क्लास 9th का हिस्ट्री का ये जो आपका पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी आज दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था उसका ज़रा सा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके प्रीफेस में हम लोगों ने ये जाना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 में शुरू हुई थी और 1804 में ख़त्म हुई थी ये। और प्रीफेस में हम लोगों ने जाना था कि 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस जो शहर है उसमें एक आतंक का माहौल था। राजा ने ऑर्डर दे रखा था कि भाई अब जो है वो लोगों पर गोलियां चलवाई जाएंगी। उन्होंने ऑलरेडी शहर में जो है वो सिपाही सेना भेज दिया था। लोगों में डर था और सिपाहियों का सामना करने के लिए लोग जो है वो हथियार की तलाश में थे। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने टाउन हॉल के सामने जो है वो इकट्ठा होते हैं और उन्होंने जनसेना बनाई। कोई 7,000 लोग जो है वो बैस्टिल में घुसे। बैस्टिल में जितने सारे कैदी थे उनको रिहा करवाया, उसके कमांडर की हत्या करी। हालांकि केवल 7 ही क्या थे, कैदी थे। उस किले को ढा दिया गया और उस किले को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया और उसके पत्थर को लोग सोवेनिर के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, याद के तौर पर लोग अपने अपने घर ले गए। मार्केट में उनकी पत्थरों को बेचा गया ताकि जो लोग भी इसकी याद के तौर पर कुछ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये जो 14 जुलाई 1789 की ये जो घटना है वो शुरुआत थी। इसके बाद जो है वो और भी सारी घटनाएं हुई। 1789 से शुरू होकर 1804 तक चली। उन घटनाओं को जो है हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जब ये घटना की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 को, तो किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ जो ऐसी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी कुछ घटनाएं भी होंगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना था, जो हम लोगों ने पढ़ा, वो था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से लुईस 16 जो है, जो 1774 में जो है वो, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, राजगद्दी संभाली उन्होंने। 20 साल की उम्र थी, इनकी शादी भी हो गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने देखा कि खजाना जो है वो खाली है। लुईस 16 के शासन में 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने में, ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में लुईस 16 ने उनकी क्या करी थी, मदद करी थी। तो खजाना लगभग खाली हो चुका था और खाली हो चुका था बल्कि लोग कर्ज में भी थे। मोर देन 1 बिलियन लीवर की कर्ज थी और वो बढ़कर, उसका इंटरेस्ट बढ़कर जो है वो ऑलरेडी कितना हो गया था, 2 बिलियन हो चुका था। तो अब ये खर्चा तो राजा जो है वो प्रजा से ही उछलेगा। तो इन खर्चों से निपटने के लिए, कर्ज सधाने के लिए, प्लस जो राजा के और भी खर्चे थे जैसे राजशाही दरबार को मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस चलाना, यूनिवर्सिटी चलाना, इन सब के खर्चों को मेंटेन करना था। नतीजा हुआ कि लुईस 16 ने यह तय किया कि वो टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो टैक्सेस बढ़ाएंगे और इन टैक्सेस में उन दिनों जो है फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 ग्रुप में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। जिसमें फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट जो नोबिलिटी थी, उनको ना टैक्स देना होता था बल्कि वो लोग टैक्स वसूल करने का काम करते थे। थर्ड स्टेट के लोग जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, प्रोफेशन से लॉयर्स थे, टीचर्स थे, इन लोगों को क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इन शॉर्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी आप पीछे वाला लेक्चर सुनना। इन शॉर्ट हम लोगों ने ये जाना कि थर्ड स्टेट के लोग ही केवल टैक्सेस पे करते थे, टैक्सेस भी पे करते थे और सामंतीवाद के शिकार भी थे, टैक्स भी पे करते थे और राजा की चाकरी भी करते थे। उनके घर के काम हो गया, रोड बनानी हो,
राजमहल का देख रेख हो, सारा काम वो लोग भी करते थे। इनफैक्ट एक व्यंग टाइप ये चित्र बनाया गया है फिगर 3 में कि किस तरीके से राजा जो है उनसे अनाज भी ले रहा है और सारी चीज़ें ले रहा है, फल फूल सारी चीज़ें ले रहा है और इवन उस पर देख भी नहीं रहा है। ठीक है, फिर क्या था, टैक्सेस वो पे कर रहे थे और जो भी परेशानियां थी वो लोग ही भुगत रहे थे। 1715 में फ्रांस की आबादी जो है वो 23 मिलियन थी, जो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। नतीजा ये हुआ कि जब लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो फूड का डिमांड बढ़ गया, लेकिन जो लोग खेती कर रहे थे वो लोग प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे जिस हिसाब से डिमांड थी। तो जब प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्शन जो भी निकलेगा उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो कीमत बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रहा था, कीमत बढ़ रही थी, प्रोडक्शन उस लेवल का हो नहीं रहा था। और ब्रेड जो है वो एक स्टेपल डाइट है, मतलब मुख्य भोजन है। आदमी कुछ इधर उधर का ना भी खाए लेकिन ब्रेड तो खाना बनता है, पेट भरने वाली चीज़ होती है वो। तो इसका डिमांड बढ़ रहा था लेकिन लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। प्राइसेस जो बढ़ रही थी ब्रेड की, उस रेशियो में जो मालिक थे इनके मजदूर वर्ग के, वो उनकी मजदूरी बढ़ा नहीं रहे थे। नतीजा हुआ कि बौखलाहट जो है वो शुरू हुई अंदर ही अंदर। स्थिति और भी बदतर तब हो जाती थी इनकी जब किसी साल सुखाड़ आ जाता या ओलावृष्टि हो जाती, तो स्थिति और भी बदतर हो जाती इनकी। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से जो बढ़ती हुई मिडिल क्लास में जो लोग हैं उन्होंने कैसे ये जो बढ़ता हुआ जो मध्य वर्ग था, किस तरीके से उन्होंने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी कि मोनार्की सिस्टम में राजा महाराजा को जो विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो टैक्स नहीं देंगे प्लस टैक्स वसूल करेंगे और भी उनके यहाँ जाकर लोग चाकरी करेंगे। तो ये लोगों ने कल्पना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी कल्पनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जीन जैक रूसो ने, जॉन लॉक ने अपनी किताबों के जरिए, अपने पैम्पलेट्स के जरिए, अपने जर्नल्स के जरिए लोगों को ये कन्विंस किया कि किसी भी इंसान को बाय बर्थ जो है वो ये अधिकार नहीं मिलनी चाहिए जो राजा को मिल रहा है। उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट की जो है अपनी किताबों में, मॉन्टेस्क्यू ने जैसे द स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने बताया कि सरकार के पावर की डिवीज़न होनी चाहिए, सरकार की 3 कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए, 3 अंग होना चाहिए जिसमें लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। फ्रांस ने जिन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई थी वहाँ इस तरह का गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी चल रहा था। वहाँ लोगों के पास अधिकार था, वोट देने का भी अधिकार था और उनके अधिकार की रक्षा का भी वहाँ का संविधान जो है वो आश्वासन इनको देता था। तो इन बातों का जिक्र जो है वो होना शुरू हुआ और इस बीच में जो है वो जो मिडिल क्लास में जो है कुछ लोग ओवरसीज समुद्र पार जो व्यापार करके और अपनी उन्नति हासिल कर रहे थे। अब एक बात और थी इस टॉपिक के अंदर कि ऐसा नहीं था कि पास्ट में इन्होंने क्या नहीं किया था, विद्रोह नहीं किया था, लेकिन फुल स्केल जो मेजर्स नहीं अपनाए इन्होंने, तो जो रिजल्ट जो आउटकम आना था वो आया नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेट के जो रिचर सेक्शन थे, जो प्रोस्पेरस सेक्शन के लोग थे, उन्हीं के बदौलत ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता था। तो आंदोलन जरूर होती थी लेकिन जो होना चाहिए था जिस रूप में वो नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने इतना पढ़ा था, तो इतना तक में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से लोगों में बौखलाहट पनपना शुरू हुआ था। लोगों में बौखलाहट जो है वो किस तरीके से पनपी थी। टैक्स भी वही पे करते थे, चर्चेज भी उनसे टैलिस तिथिस वगैरह जो है वो लिया करती थी, और प्लस वो क्या कहते हैं, चर्चेज भी उनसे, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वो दिया करते थे। तो जब समान लोग, एक आदमी काम करे दूसरा बैठा रहे, ये इसलिए कि वो नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं और वो क्लेरिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये थर्ड स्टेट के लोगों में खुन्नस बढ़ना शुरू हुआ। आज जो है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक की द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये भी हो गया था ना, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। नहीं, आज जो है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की।
क्रांति की शुरुआत। तो खुन्नस का समझ में आया मीनिंग कि मजदूरी उनकी बढ़ नहीं रही थी, लोग उसको और शोषित कर रहे थे। तो टोटल जो कर्ज सधाने की बात हो या फिर जो भी चीज़ों में राजा की और भी कोई भी काम के खर्चों को मेंटेन करने की बात हो, तो सब थर्ड स्टेट के लोग जो है वो बात कर रहे थे। आज जो है वो हम लोग इस लेक्चर में द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, बीज कैसे पनपा, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टैक्स बढ़ना प्लस लोगों की उनकी वाजिब मजदूरी ना देना, है ना, फसल का सही ढंग से पैसा ना मिलना, ठीक है, फसल बर्बाद हो जाना किसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो लोगों में खुन्नस थी क्योंकि उनका जो राजा था वो उनकी कभी सुन नहीं रहा था, और प्लस टैक्सेस वो लाद रहा था जो भी सारे खर्चे थे उनको मेंटेन करने के लिए। तो खुन्नस समझ में आया। तो अब इस लेक्चर में जो है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की, क्रांति की शुरुआत की। आप लोग ध्यान से सुनो। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing so? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. The States General was a political body to which three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. अब लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने की क्यों जरूरत आन पड़ी, इस चीज को आप लोगों ने जान लिया। 2 बिलियन का लीवर का कर्ज था, प्लस यूनिवर्सिटी ऑफिस बिल्डिंग ये सबको मेंटेन करने का भी खर्च था। तो ये सब रीजन था जिस वजह से लुई 16 को क्या करनी पड़ी थी, टैक्सेस बढ़ाने की नौबत आन पड़ी थी। इस प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने जान लिया था ये बात। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बस उसने सोच लिया होगा और टैक्स लागू कर दी होगी? दरअसल ऐसा नहीं है। प्राचीन जो राजतंत्र था फ्रांस में, उसमें सम्राट जो है, जो राजा जो होते थे, वो सीधे सीधे टैक्सेस नहीं लगा सकते थे अपने विल के अनुसार। मतलब राजा ने अगर सोच लिया तो ऐसा नहीं है कि वो बोल देगा तुरंत हो जाएगा। अपने इस विल को लागू करवाने के लिए उनको जो एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल की क्या करनी पड़ती थी, इनको मीटिंग बुलानी पड़ती थी। उसमें ये प्रपोजल नए टैक्सेस का पास होता था, तब जाकर लोगों को टैक्स देने की बात आती थी। तो ये स्टेट्स जनरल जो था, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। तीनों स्टेट के लोग जो है अपने अपने जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस स्टेट जनरल में भेजते थे। हालांकि राजा ही केवल तय कर सकता था कि ये मीटिंग कब बुलानी है। लास्ट टाइम ये 1614 में हुआ था। लास्ट मीटिंग जो है वो 1614 में बुलाई गई थी और अब जो है वो 1789 में बुलाई जा रही है। बात समझ में आया? तो लुई 16 को क्यों टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ा था, हम लोग प्रीवियस सेक्शन में जाना कि कर्ज बढ़ गया था, 2 बिलियन लीवर हो गया था, प्लस लेंडर्स जो ऑलरेडी 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे, और भी राजशाही खर्चे हो गए, मिलिट्री हो गई, बिल्डिंग्स के खर्चे हो गए, ऑफिशियल खर्चे हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे हो गए। इन वजह से लुई 16 को ये बढ़ाने की नौबत, टैक्सेस बढ़ाने की नौबत आन पड़ी। हालांकि उसमें इस बात का चर्चा किया गया है इस टॉपिक के अंतर्गत कि राजा जो है वो ऐसा ही नहीं कर सकता था क्योंकि उसके मन में आ गया तुरंत लागू कर दिया, ऐसा नहीं। उसको अपने बिल को पास कराने के लिए, उसके इस प्रपोजल को पास कराने के लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। इस स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते थे। केवल राजा ये तय कर सकता था कि कब मीटिंग बुलानी है, लेकिन तीनों के सहमति के बाद ही टैक्सेस की प्रपोजल जो है या फिर और भी कोई प्रपोजल जो है वो पास होती थी। तो लास्ट टाइम जो ये मीटिंग जो है वो 1614 में बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई थी। अब आगे हम लोग जानेंगे। ऑन 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members, peasants, artisans, and women,
were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो 5 मई 5 मई 1789 की बात है। लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई, सभा बुलाई स्टेट जनरल्स की, ताकि वो ये जो उनका प्रपोजल था टैक्सेस को बढ़ाने को लेकर, इस मीटिंग में वो पास करवाया जा सके। एक आलीशान भवन जो है वो वर्साई में तैयार करी गई मेज़बानी के लिए। प्रतिनिधि जो लोग आएंगे तीनों स्टेट से, उनकी मेज़बानी के लिए, खातिरदारी के लिए एक शानदार हॉल जो है वो क्या किया गया, तैयार किया गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, नोबिलिटी और क्लर्जी। इन दोनों स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो आते हैं और सब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इस साइड नोबिलिटी तो उस साइड क्लर्जी, 300 की अलग लाइन है। और बाकी जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के कोई 600 लोग आए थे, 300 इन लोग का और 600 उन लोग का खुद, लेकिन इनको बैठने की इजाजत नहीं थी, वो पीछे कुर्सी के पीछे खड़े थे। और थर्ड स्टेट के जो लोग आए थे उनमें समृद्ध और एजुकेटेड मेंबर्स ही थे, क्योंकि पीजेंट्स, आर्टिसियन और वुमेन, इन तीनों को एंट्री की इजाजत असेंबली में, उस सभा में एंट्री की इजाजत नहीं थी। लेकिन इनकी शिकायतों की कोई 40,000 खत ये 600 लोग अपने साथ लाए थे। ये लोग पहुंचे नहीं, लेकिन इनकी शिकायतें जो हैं वो पहुंची थी। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. अब स्टेट जनरल्स में जो मीटिंग होती थी, राजा मीटिंग बुलाते थे वोट करने के लिए, तो इसमें मीटिंग का सिद्धांत ये था, पास्ट में, अब तक के पास्ट में यही हुआ था कि हर स्टेट, 3 स्टेट है तो 3 वोट होगा, एक स्टेट एक ही वोट कर सकता है। लुई 16 ने इस बार भी तय किया था कि इस बार भी वही प्रथा चलेगी, तीनों स्टेट के लोग जो है वो एक एक वोट देंगे। लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, एक पर्सन एक वोट होना चाहिए, 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। सो वोटिंग जो है वो असेंबली में एक मेंबर एक वोट करेगा, यानी कि 3 स्टेट है तो 3 वोट नहीं होगा। मान के चलो कि अगर 300 उधर, 300 उधर और 600 उधर, तो 1200 वोट होने चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि भाई, ये जो फिलोसफर थे, जो रूसो ने अपनी किताब में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस बात की चर्चा करी थी। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा कि जो रूसो, मोंटेस्क्यू और जिन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू और जॉन लॉक, इन तीनों ने जो चर्चा करी थी गवर्नमेंट की 3 बॉडीज के बारे में, और ये बताया कि वोट का अधिकार होना चाहिए, लोगों के अधिकार की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी बातें अब सामने आने लगी। सलों में जो बातें होती थी, पढ़े लिखों के सामने लोग जो है वो बात करके क्या करते थे कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन बातों का असर अब इस असेंबली में देखने को मिला जहां पर मीटिंग बुलाई गई थी। और लोगों ने कहा ठीक है भाई कि 1 मैन 1 वोट होनी चाहिए। रूसो की बात को, जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक में लिखा था, उसको आगे बढ़ाया। राजा ने इस बात से इनकार कर दिया, लुई 16 ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, एक एक वोट नहीं होगा, 3 स्टेट 3 ही वोट होगा, क्योंकि तुरंत हो जा रहा था और इसके मन का चल रहा था। 2 स्टेट को तो वोट देना नहीं था, तो वो लोग हामी भर देते थे। तो इस बात पर उन्होंने विरोध जताया और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो निकल गए, असेंबली से बाहर निकल गए कि भाई हमको इस मीटिंग का हिस्सा अब नहीं बनना है। यहीं से एक तरह से फिर शुरुआत हुई, विद्रोह की शुरुआत हुई। राजा का बात मानना उन्होंने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। The representatives of third state reviewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles.
They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé. Mirabeau was born in noble family but was convinced of the need to do away with the social and feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to crowds assembled at Versailles. Abbé, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? अब ये जो लोग निकल गए, इन लोगों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि भाई राजा ने कहा ना कि एक स्टेट एक वोट करेगा, उन्होंने इस बात से मानने से इनकार कर दिया। वो लोग असेंबली से बाहर निकल के आ गए। सोचा होगा कि जो राजा हमारी नहीं सुनता हम क्यों उसकी सुने, उसकी आज्ञा को क्यों माने। तो ये जो लोग निकल कर आ गए, थर्ड स्टेट के जो लोग जो है वो निकल कर बाहर आ गए, इन लोगों ने अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का, संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता माना। उन्होंने ये तय किया कि अब हम लोग तय करें कि हम लोग को किस तरह के शासन के अंतर्गत जीना है। अपने आप को क्या माना? स्पोक्समैन माना, है ना। उन दोनों स्टेट्स को अब उन्होंने फिलहाल पैसिव सिटीजन मान लिया। अब नहीं, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अब हम लोग जो तय करेंगे वो बात मानी जाएगी। हम लोग अपने हित का अहित का तय हम लोग खुद करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता माना। 20 जून को वो लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में इकट्ठा हुए। 20 जून को देखो, 5 मई 1789 को वो लोग निकले वहां से। अपना मीटिंग कब किया इन्होंने? 20 जून को इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी, अपने आप को, किसी के परमिशन की नहीं, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी। और उन्होंने शपथ लिया कि हम लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि हम लोग अपना खुद का संविधान नहीं लागू कर देते, है ना। जिस संविधान में जो है वो सम्राट के ताकत का क्या होगा, ताकत पर लिमिट लगाई जाएगी, सीमा तय करी जाएगी कि सम्राट के पास कितनी ताकत है। और इस नेशनल असेंबली को लीड करने का काम कौन किया, नेतृत्व करने का काम कौन किया? मिराबे और आवेशिये। याद रखना इस चीज को कि थर्ड स्टेट के जो लोग निकले थे, 600 लोग, ये लोग इकट्ठा हुए टेनिस कोर्ट में, वर्साय के एक टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में इकट्ठा हुए। और इन्होंने तय किया कि वो संविधान बनाएंगे और तब तक अलग नहीं हो गए। नेशनल असेंबली के सारे लोग तब तक अलग नहीं होंगे जब तक इनका संविधान नहीं बन जाता और उस संविधान में ये तय नहीं कर लिया जाता कि राजा के पास अब कितनी ताकत होगी, कितनी शक्ति होगी। तो इसको लीड करने का काम मिराबियो ने किया, आवेशिये ने किया। तो आवेशिये और मिराबियो के बारे में एक छोटा सा इंट्रो है कि मिराबियो जो है वो एक नोबल फैमिली में जन्मे थे। उनका जन्म नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो इस बात से कन्विंस थे कि मोनार्क सिस्टम और जो फ्यूडल प्रिविलेज था, विशेषाधिकार, सामंती विशेषाधिकार और राजा का जो शासन करने का ये जो तरीका है, ये खत्म होना चाहिए। नोबल फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी ये चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम जो है समाज में जो व्याप्त है, जो फैली हुई है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो लोगों के हित का नहीं सोच रही थी, वो केवल अपने बारे में सोच रहे थे लोग। तो मिराबियो ने एक पत्रिका जो है वो क्या करी, सामने लाई। पत्रिका में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया और भी कई सारे पावरफुल स्पीचेस दिए उन्होंने। वर्साय में क्राउड्स के सामने जो है उन्होंने क्या क्या कई सारे पावरफुल स्पीचेस दिए। अब आवेशिये जो है वो ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, पादरी थे, चर्च से बिलोंग करते थे। मतलब दोनों स्टेट के एक लोग हैं जो इस फेवर में है कि जो थर्ड स्टेट के लोग कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो मिराबियो नोबल फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी इस बात से सहमति रखते थे कि हाँ, राजा के पास जो अधिकार है वो हटना चाहिए, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस है वो हटना चाहिए। आवेशिये जो कि ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, उन्होंने भी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली जो है वो प्रचार पुस्तिका, पैम्पलेट वगैरह लिखना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जो पैम्पलेट लिखा था उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट की इच्छाओं को, थर्ड स्टेट की सोच को उन्होंने अपने इस व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक पत्रिका में, प्रचार पुस्तिका में लिखकर बाकी लोगों तक पहुंचाया। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July,
द एजिटेटेड क्राउड स्टोन्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टल। तो जब ये 600 लोग थर्ड स्टेट के निकल के नेशनल असेंबली इन्होंने बना लिया और लग गए संविधान बनाने में, जिसमें लोगों के अधिकार की बात होती और जिसमें राजा की ताकत की बात तय होती, ये लोग अब इसमें लग गए थे। इस बीच में क्या हुआ कि पूरे फ्रांस में जो है वो शोरगुल खलबली थी। लोग जो है वो क्रोध में उबल रहे थे। क्यों उबल रहे थे कि बड़ी ठंडक पड़ी थी उस दिन, उस टाइम जो बहुत ठंडक पड़ी थी, और अत्यधिक ठंडक का मतलब कि फसल की कटाई कम होगी या फिर फसल जो है वो कम निकलेगा। रोटी की कीमत फिर से बढ़ गई, और बेकर्स जो थे, बेकरी वाले जो रोटी बनाने का काम करते थे, ब्रेड बनाने का काम करते थे, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो सप्लाईज को इकट्ठा कर लेते और उसको बाद में बढ़ा चढ़ा के दाम पे बेचते। मतलब पहले मार्केट में स्कार्सिटी पैदा कर दिया बेकर्स लोग, और फिर चीज़ों को बढ़ा कर क्या करते थे, वो बेचते थे। लोगों के पास पैसे थे नहीं उतने खरीदने को, तो खलबली जो है वो एक क्रोध का माहौल तैयार होना शुरू हुआ। लंबी लाइनों में, बेकर्स के आगे लंबी लाइनों में घंटों लगने के बाद जो है, जब लोगों के बर्दाश्त से फाजिल हो गया, ज़्यादा हो गया, तो एक भीड़, क्रोधित औरतों की एक भीड़ जो है वो दुकान में घुस गई। दुकानों को उन्होंने क्या किया, लूट लिया। शहर में जो दुकानें थी जिसमें सप्लाईज था उसको लूट लिया, क्योंकि पैसे थे नहीं इनके पास, है ना, और भूख है कि आपको कुछ भी करने पर क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। तो अब इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया राजा ने, क्या किया, लुई 16 ने ऑर्डर दे दिया ट्रुप्स को, सेना को, शहर में जाओ। और अफवाह भी फैली कि क्या होगा कि राजा ने जल्द ही ऑर्डर दे देंगे, राजा जो है वो जल्द अब ऑर्डर दे देंगे कि इन पर गोली चलाई जाए। फिर क्या था, लोगों में खलबली मची। प्रीफेस याद करो, ठीक है। लोगों में खलबली मची कि तो राजा ऑर्डर दे देगा कि गोली चलाने के लिए, ठीक है। और ये लोग विद्रोह पे इसलिए उतरे थे क्योंकि रोटी चाहिए थी, इनको ब्रेड चाहिए था। तो राजा ने उसी टाइम जो है वो पेरिस में सेना भेज दी थी। 14 जुलाई को इस एजिटेटेड क्राउड ने क्या करा, जनसेना बनाई और कोई 7,000 लोग जो है वो कहाँ घुस गए, बेस्टिल में घुस गए। बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस्टिल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कमांडर को मार दिया, है ना, और जो भी सारी चीज़ें थी लूट ली। 7 कैदियों को आज़ाद करा दिया, ठीक है। उसकी जो टूटी, उसकी जो पत्थर थी, उसको लोग स्मारक के तौर पर, याद के तौर पर, मेमोरी के तौर पर, सोवेनिर के तौर पर उसको लोगों ने घर पे लाना शुरू कर दिया। इवन मार्केट में बेचा तक गया। बस में तो वो घटना क्यों हुई, तो वो पहला घटना था 14 जुलाई 1789 में। वो पहला घटना था, रिवोल्ट का उग्र रूप था, ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों था, टैक्सेस बढ़ा था, उसका खुन्नस। राजा टोटली टैक्स उन्हीं लोगों से उछलता था। चर्च भी तिथिस तैलिस वगैरह और भी अलग से वो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे, तो ये खुन्नस थी। और इस बार खुन्नस बर्दाश्त से फाजिल इसलिए हो गई थी क्योंकि चीज़ों की, रोटी की कीमतें बढ़ रही थी और होर्डर्स जो है वो इकट्ठा कर लिए थे। तो भूख के कारण करते क्या, तो भूख के कारण उन्होंने विद्रोह किया। राजा इस विद्रोह से निपटने के लिए राजा इस विद्रोह से निपटने के लिए उन्होंने सेना भेज दिया पेरिस में। तो उसका मुकाबला करने के लिए लोग हथियार की तलाश में बेस्टिल में घुस गया, और भी कई सारे ऑफिशियल बिल्डिंग्स में वो लोग घुसे थे और बेस्टिल को तोड़ दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये एक यही घटना नहीं थी, और भी घटना हुई। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchfork and attacked chattocks. They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. अब फिर देहाती एरिया में, कंट्री साइड में ये अफवाह फैली, गांव से गांव ये अफवाह फैली कि जो जागीरों के मालिक हैं, मतलब जिनकी ज़मीन पर खेती करते थे ये थर्ड स्टेट के लोग, ज़मीन तो उनकी थी, तो ये अफवाह ये फैली कि जो ज़मीन के मालिक हैं, जो बेसिकली नोबिलिटी क्लेरिटी से बिलोंग करते थे और थर्ड स्टेट के भी लोग थे जिनकी ज़मीन थी जिस पर खेती करते थे थर्ड स्टेट के लोग, लेकिन वो रिचर सेक्शन थे। तो ये अफवाह फैली कि मनोर के लॉर्ड्स ने, जागीर मतलब जिसके पास ज़मीन है, उनके मालिकों ने लुटेरों और लठैते हायर किए
कि वो लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में उनको भेज रहे हैं और जो पकी हुई फसल है, तैयार फसल है, उसको बर्बाद करने के लिए ये मालिक लोग क्या कर रहे हैं, गुंडे बदमाश भेज रहे हैं। अब भय से एकदम डर से इनकी हालत खराब है, भय से पूरा आक्रांत होकर जो है वो किसान लोग जो है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुदाल हो गया, बेलचा हो गया, इन सब को ले करके सीधे चेटॉक्स पर क्या किया, उन्होंने हमला कर दिया। चेटॉक्स जो है वो कैसल और स्ट्रिक्टली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन। तो राजा और नोबलमैन, नोबिलिटी की जो वो रहने की जगह होती थी उसको चेटॉक्स कहा जाता था, बिल्डिंग टाइप होती थी, ठीक है। तो उस पर उन्होंने क्या कर दिया, कुदाल और फारवा से, बेलचा से क्या किया, हमला कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन लोगों ने ऑर्डर दिया था कि खेतों में पकी फसल को क्या कर दी जाए, बर्बाद कर दिया जाए, गुंडे बदमाश भेजे थे। ये अफवाह भी फैली थी। उन्होंने चेटॉक्स पर हमला किया, जो अनाज उन्होंने इकट्ठा कर रखा था उसको लूटा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे जिसमें कर संबंधित बातें लिखी थी कि कौन कितना कर देगा, लगान संबंधित बातें थी, उनको जला दिया, फाड़ फूड़ दिया, बर्बाद कर दिया। अब जब लोग उग्र हो जाते हैं तो जो नॉवेल्स थे, जब लोग उग्र हो गए तो जो नॉवेल्स थे वो कितने लोग घर छोड़कर भाग गए और कितने लोग नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोस के देश में भागकर चले गए। Faced with the power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed the decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithis were abolished and the lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब बाकी के नोबल जो क्लर्जी थे वो तो भाग गए। अब राजा ने देखा कि उनकी प्रजा तो विद्रोही हो गई, अनुमान लगा लिया कि अब तो इनका भी अंत आना तय है। तो उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। उनकी जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो औपचारिक समझौते थे, जो समझौता वो करना चाहती थी सरकार से या फिर राजा से, उस समझौते को उन्होंने क्या किया, लुई 16 ने मान लिया, ठीक है। और इसमें यह तय किया गया था कि आज के दिन से 4 अगस्त 1789 से वो लोग तय करेंगे, नेशनल असेंबली तय करेगी, उनका संविधान तय करेगा कि राजा के पास कितनी ताकत है। फ्यूडल सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। जो टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस थे, जो थर्ड स्टेट के लोग मेंटेन करते थे, टैक्सेस देते थे, ऑब्लिगेशन दायित्व तो समझते थे, इन सारी चीज़ों से इनको आज़ादी मिल गई। इस समझौते के बाद तिथि जो चर्च उनसे निकालता था, राजा को तो टैक्स देते ही थे, प्लस चर्च भी उनसे टैक्स वसूल करता था, तिथि भी खत्म हो गई। और जो चर्च के पास जो ज़मीनें थी, उस ज़मीन को क्या किया गया, जब्त कर लिया गया। और नतीजा ये हुआ, इन सब चीज़ों, इस समझौते के बाद, ज़मीन जब्त होने के बाद, टैक्सेस वैक्सेस से छुटकारा मिलने के बाद, जो कि नेशनल असेंबली ने मसौदा तैयार किया था, समझौता किया था राजा से, जो कि पास कब हुआ, 4 अगस्त 1789 को, जब सारे लोग भाग गए, केवल लुई 16 बच गए और उन्होंने देखा अपने जान को खतरा, तो उन्होंने इस समझौते को मान लिया। उस दिन से इनकी खुद का अधिकार भी जो है वो क्या हो गया, तय हो गया, नेशनल असेंबली ने तय कर दिया। तो सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया, थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्सेस, ऑब्लिगेशन, सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया। और कोई 2 बिलियन लीवर की क्या हुई, गवर्नमेंट ने संपत्ति एक्वायर करी, तो कर्ज भी एक तरह से सध गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.1 में, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि संविधान आया, नेशनल असेंबली ने जो तैयार किया वो संविधान आया, लेकिन राजशाही शासन है, डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, राजा का ही शासन था, मोनार्की ही था। तो फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बना। इस टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. तो नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार कर लिया था 1791 में, लागू हो गया 4 अगस्त 1789 में, जब इन्होंने विद्रोह किया।
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सम्राटों की ताकत का सीमा तय किया जाए। सीमा भी तय हो गया और उन्होंने ये तय किया कि जो एक हाथ में जो ताकत होती थी, राजा के हाथ में जो ताकत होती थी, वो अब एक हाथ में ताकत नहीं होके गवर्नमेंट के 3 अंग में वो ताकत होगी। गवर्नमेंट का 3 अंग होगा, उन्होंने तय कर दिया। और वो अंग कौन कौन सा होगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इस तरीके से फ्रांस जो है वो क्या बन गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, अब एक डायग्राम दे रखा है, उसको डायग्राम को आगे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर वो डायग्राम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which were indirectly elected. That is, the citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें अमेंडमेंट का अधिकार, यानी कि उसमें कौन सा कानून अब रहेगा, क्या कानून अब ऐड किया जाना चाहिए, ये अधिकार दे दिया गया नेशनल असेंबली को, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी। मतलब लोग निकले थे ना 600, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कर दिया था, तो बाकी लोग की तो सहमति नहीं ली गई थी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उन्होंने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को क्या किया था? सौंप दिया था। ठीक है, अब जब संविधान बन गया तो इसमें तय किया गया, इलेक्टर्स को तय किया गया। इलेक्टर्स का मतलब निर्वाचक, वोटर जिसको कहते हैं हम लोग। तो वोटर तय किया गया कि कौन लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं। असेंबली के जो लोग बनेंगे, तो असेंबली के इस थर्ड स्टेट के कौन से लोग असेंबली के मेंबर बनेंगे, प्लस कौन लोग वोट करेंगे, ये दोनों तय करने का काम संविधान बनने के बाद हुआ। तो सिटीजन्स जो है उन्होंने ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट किया, और असेंबली में कौन, असेंबली का जो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे लोगों के, उसमें से कौन लोग शामिल होंगे, उन्होंने तय किया। उन्होंने तय किया कि सभी सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वैसे लोग जो 25 साल से ऊपर के हैं, वैसे लोग जो 25 साल से ऊपर के हैं या 25 साल के हैं, और जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं, वो वोट दे सकते हैं। मतलब वोट देने की क्राइटेरिया क्या हुई कि पहला शर्त कि वो आदमी वोट कर सकता है, वो आदमी असेंबली के मेंबर को चुन सकता है जिसका एज 25 होगा, प्लस वो आदमी कम से कम 3 दिन की मजदूरी का, जो भी उन 3 दिन में उसकी मजदूरी की कमाई होती है, वो उसको टैक्स पे करेगा, उतना पैसा वो टैक्स पे करेगा, वो आदमी वोट कर सकता है। इनको जो है वो एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, मतलब वो लोग जो वोट कर सकते हैं। इनएक्टिव का मतलब या पैसिव सिटीजन का मतलब वो लोग जो वोट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो औरतें थी, मर्द थे, इनको पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया, मतलब ये लोग वोट नहीं कर सकते थे। वोट करने का 2 क्राइटेरिया था, 25 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए, प्लस 3 दिन की मजदूरी उनको टैक्स के रूप में पे करनी होगी। और मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर ऑफ एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, निर्वाचक भी होना चाहिए, वोटर भी होना चाहिए। और वोटर जो है वो असेंबली का मेंबर तब बनेगा जब वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो ब्रैकेट है, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगा, वही असेंबली का मेंबर बनेगा। जो सबसे ज्यादा पे करेगा, जो उसकी श्रेणी में आएगा, वही लोग क्या बनेगा? असेंबली का मेंबर बनेगा, या यूं कह लो कि नेता बनेगा, या इन लोग का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। The Constitution began with the declaration of the rights of man and citizen. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. तो संविधान बना, और संविधान बनने के साथ ही
संविधान बना और संविधान बनने के साथ ही लोगों के अधिकार की घोषणा कर दी गई। जैसे कि किस तरह की घोषणा? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, कानून के सामने सब लोग एक जैसे हैं। इन सबको नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स माना गया। प्राकृतिक और नैसर्गिक और अहरणीय, मतलब ये अधिकार जिसको कोई किसी से छीन नहीं सकता, ऐसा अधिकार का घोषणा हो गया जैसे ही संविधान बना। और ये स्टेट के लोगों के, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की, जिन लोगों को लोग चुन कर भेजे हैं नेशनल असेंबली में, उनकी ये दायित्व बनी कि किसी भी हाल में उनके नेचुरल राइट्स को उनसे ना छीना जाए। समझ में आया? अब जब आप ये डायग्राम देखोगे फिगर 7 का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे जो लोग हैं वो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जिसमें दिया गया कि एक्टिव सिटीजन्स इंटाइटल टू वोट, मतलब एक्टिव सिटीजन जिसको वोट देने का अधिकार था, वो 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग हुए मात्र। मतलब ये लोग 25 साल से ऊपर थे, प्लस 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो वो लोग टैक्स पे करते थे, तो इसलिए वो क्या बने। और पैसिव सिटीजन्स में क्या आ गया? नो वोटिंग राइट, मतलब 3 मिलियन मैन और वुमेन, चिल्ड्रन और अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 25 से नीचे के, ये सब पैसिव सिटीजन हो गए। इन्होंने क्या किया, इसमें से कोई 50,000 लोग मौजूद हुए, 50,000 लोग जो हैं वो बने, 50,000 लोग चुने गए थर्ड स्टेट के। इन 50,000 ने नेशनल असेंबली बनाई, जिसमें 745 मेंबर बने। डायग्राम देखो, 745 मेंबर बने। इन्होंने कंट्रोल तय किया, किंग्स का, मिनिस्टर्स का क्या कंट्रोल होगा, और इनमें से लोगों ने क्या बने? जज भी बने। मीरा आवेशी और भी जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, इन्होंने, ये लोग इसमें से चुने गए। ये लोग क्या करेंगे? ड्राफ्ट तैयार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आ गया? तो ये डायग्राम समझ में आ गया। संविधान बन गई, लोगों का अधिकार भी तय हो गया, नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स तय हो गया। अब ये जो राइट्स है, ऊपर में जो पिक्चर दे रखा है बोर्ड पर, जो इसमें दो जो है वो देवी का चित्र बनाया गया, एक में पंख लग रखा है, एक में जंजीर ने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो लिखा हुआ है राइट्स, लोगों के पास क्या क्या अधिकार होंगे वो राइट्स लिखा गया है, जो सोर्स सी में आपको पढ़ने को मिलेगा। सोर्स सी में जो राइट्स हैं उनको हम लोग एक बार पढ़ लें। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर in 1790, the figure of the right represents France, the figure on the left symbolize the law। तो ये जो स्लेट टाइप पर या फिर कलो की बड़े से शिलालेख जो किया गया, पत्थरों पर लिखा गया, ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट था। इस पर डिक्लेरेशन ऑफ इंसान की क्या अधिकार है, नागरिक की क्या अधिकार है, ये इस पर लिखा गया, पेंटेड किया गया। एक आर्टिस्ट ने पेंट किया था जिसका नाम था ली बार्बर, ठीक है, ली या ले बार्बियर इनका नाम था। 1790 में इन्होंने क्या किया था, इसको पेंट किया था। इस फिगर में राइट साइड में जो है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और जो लेफ्ट साइड में है उसमें कानून को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है वो हम लोग जानेंगे, क्या क्या डिक्लेरेशन हुआ, क्या क्या अधिकार की घोषणा हुई। तो पहला अधिकार था मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होते हैं, आज़ाद रहते हैं, और उनके अधिकार भी जो है वो समान होगी। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रेजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ मैन। दिस आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। जो राजनीतिक संगठन बना है ना, उसमें उसका ये लक्ष्य बना कि जो नेचुरल और इनएलिनेबल राइट्स हैं इंसानों की, उसकी रक्षा करी जाए। और ये आज़ादी किस तरह की थी, ये अधिकार कौन कौन सा था? आज़ादी की, प्रॉपर्टी रखने की, सिक्योरिटी की, और ऑपरेशन का विरोध करने की, अत्याचार अगर उन पे हो तो उसका विरोध किया जाए, ये उनको अधिकार मिला। तीसरा था द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। तो समग्र संप्रभुता का स्रोत, ये एग्जैक्ट हिंदी हो गया। इसका मतलब ये हो गया, संप्रभुता या सॉवरेनिटी उसको कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र जो है वो खुद का शासन खुद करे, तो वो सॉवरेनिटी होती है। तो ये तय किया गया कि किसी भी ग्रुप को या इंडिविजुअल को ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा जो अधिकार लोगों ने ना दिया हो। शासन जो लोग तय करेंगे कि किस तरीके से शासन होना चाहिए, लोग तय करेंगे, ये अधिकार मिला। 4 में लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। स्वतंत्रता का मतलब ये तय किया गया कि
कि वो उन ताकतों से लिया गया, स्वतंत्रता का मतलब उन ताकतों से आज से है इसका, कि वैसी ताकत जो लोगों के लिए इंजूरियस ना हो, वैसी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर किसी को अगर इंजुरी होती है, 5 नंबर में दे रखा है कि द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। अगर किसी एक्शन से किसी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है तो लॉ उस पर रोक लगाएगा। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। लॉ जो है, कानून जो है, वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा के बारे में जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है। वो लॉ जो है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी लोगों को कानून बनाने में अधिकार है। सब लोग कानून बनाने में शामिल होंगे, या तो वो खुद शामिल होंगे या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। सब सिटीजन जो है वो कानून के सामने एक समान है। नो मैन में बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। जब तक कानून ये तय ना करे कि कौन दोषी है, तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, दोषारोपण नहीं लगाया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जब तक कानून तय ना करे। ठीक है। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। हर इंसान के पास बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, अपनी बातों को छपवाकर लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन इस बात की उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर उससे किसी की आज़ादी को ठेस पहुंचती है या फिर कानून का वो उल्लंघन करता है, उसका लिखना, प्रिंट करना या बोलना, तो वो जो है उसका जिम्मेदार खुद होगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, छाप सकते हो, लेकिन कानून के अगेंस्ट नहीं, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. अब पब्लिक फोर्स, सार्वजनिक सेना, देश की सुरक्षा के लिए सेना की जरूरत होती है, तो सार्वजनिक सेना और प्रशासन के जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए एक टैक्स वसूला जाएगा। जो टैक्स होगा इंडिस्पेंसिबल, मतलब हर हाल में आपको देना ही है, और लोगों की प्रॉपर्टी के हिसाब से, लोगों की कमाई के हिसाब से वो टैक्स जो है सब लोगों से वसूला जाएगा, और ये सबको देना पड़ेगा। कोई एक आदमी को जिसको छूट नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं। सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। चूंकि प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो पावन है, पवित्र है, अनुल्लंघनीय है, मतलब कोई भी किसी को प्रॉपर्टी रखने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ी, कोई आदमी छीन नहीं सकता, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ी अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए या फिर अपने लोगों को सुविधा देने के लिए, जैसे रेलवे तेलवे होता है, ठीक है, तो वो जमीन ले सकता है, लेकिन एक मुआवजा देना होगा, एक न्यायिक मुआवजा जो है वो एडवांस अग्रिम देना होगा उनको। ठीक है। मान लो कि सरकार कोई प्लांट बिठाना चाहती है आपके यहाँ, ठीक है, तो अगर वो प्लांट बिठाना चाहती है तो सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है। अगर वही ज़मीन चाहिए, दूसरी ज़मीन पे वो काम नहीं चलेगा, तो सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है, लेकिन ज़मीन जितना मुआवजा होगा, जितना दाम होगा, उतना दाम वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे अपने इधर रोड बन रहा है ना, तो रोड के मतलब जितना भी ज़मीन आ रहा है तो सबको 4 गुना पैसा मिल रहा है। तो वो क्या था, ये तय किया गया। तो ये सेकेंड यूनिट में, इस चैप्टर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सेकेंड यूनिट में इतना ही है। अब एक चीज है जो पिक्चराइज किया गया है, उसको जरा सा समझ लो, क्योंकि जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सिंबॉलिक ढंग से समझाया जाता था। ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद कुछ चीजों को सिंबॉलिक वे में क्या किया जाने लगा, रिप्रेजेंट किया जाने लगा, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए, इन सिंबल्स में क्या कैसे था वो समझे। The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printing words to communicate important ideas. The painting by Le Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. तो जो 18th सेंचुरी में जो बहुत सारे औरत थे, मर्द थे, वो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो इमेजेस और सिम्बॉल्स जो है उनके लिए एक जरिया बना। लोगों को इम्पोर्टेंट आइडियाज, लोगों के पास इम्पोर्टेंट आइडियाज कैसे पहुंचे, उनको सिंबॉलिक रूप में क्या किया जाने लगा, पहुंचाया जाने लगा। ले बारबे ने
ले बार्बिये ने क्या किया था, बहुत सारे सिंबल्स बनाए थे ताकि अधिकारों की जो घोषणा है वो उसको सिंबॉलिक रूप से क्या किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलिए हम लोग इन सिंबल्स को पढ़ते हैं। द ब्रोकन चेन, चेन्स वर यूज्ड फॉर टू fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. The bundle of rods or fasces on one rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. The eye within a triangle radiating light, the all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. Sceptre, symbol of royal power. Snake biting its tail to form a ring, symbol of eternity. A ring has neither beginning nor end. Red Frisian cap, cap worn by a slave upon becoming free. Blue, white, red. The national colors of France. The winged woman, personification of the law. The law tablet. The law is the same for all and all are equal before it. तो पहला सिंबल था ब्रोकन चेन। जनरली चेन्स का इस्तेमाल जो है वो मजदूरों को कैद करने के लिए किया जाता था। टूटा हुआ चेन का मतलब आज़ादी, आज़ाद होना। द बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस का मतलब ये हो गया कि वन रॉड जो है उसको इजीली तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो बंडल है उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये जो बंडल था वो यूनिटी का प्रतीक था, यूनिटी की ताकत का, एकता की ताकत का प्रतीक था। अब ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो रोशनी बिखेरती जो आंख है, इसका मतलब ये था द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये नॉलेज का प्रतीक था और इस नॉलेज के प्रतीक में जो है वो ये दिखाया गया कि सूरज की रोशनी जो है वो अज्ञानता की अंधेरे को क्या करेगी, अंधेरे की बादल को क्या करेगी, मिटा देगी। सेप्चर, राजदंड, रॉयल पावर का, शासन का एक प्रतीक बना। जैसे अपने यहाँ तिरंगा में चक्कर है ना, वो प्रोग्रेस का प्रतीक है, तो वो राजदंड जो था वो सिंबल ऑफ रॉयल पावर था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। स्नेक जो अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए है ना, वो एक रिंग बना रहा है। इसका मतलब था इटर्निटी, मतलब अनंत तक चलने वाला। हमारा संविधान, हमारा अधिकार जो अनंत तक चलेगा, ये इसका प्रतीक था। इसका ना तो अंत था ना तो शुरुआत थी। रेड फ्राइजियन कैप जो है, पहले स्लेव जो थे वो दूसरी तरह का कैप पहनते थे, लेकिन जब वो लोग आज़ाद हो गए तो इस तरह की वो टोपी वो पहनने लगे, तो वो आज़ादी का भी प्रतीक था। ब्लू, व्हाइट, रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स थी, ठीक है। और द विंग्ड वुमेन, ये कानून की देवी का मानवीय रूप बताया गया। द लॉ टैबलेट, ये लॉ टैबलेट था, इसमें जो है वो ये बताया गया, ये इस चीज़ का प्रतीक था कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और सब कानून के सामने एक जैसे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन होती है। बेस्टिल की भी चर्चा हुई। बेस्टिल की चर्चा को हम लोगों ने डिटेल में जाना, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई थी, और प्लस उसके बाद जो है वो ये मैनोर जो थे, मालिक जो थे जागीर के, उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर दे दिया था कि वो फसल को बर्बाद कर दें। तो इस कारण से विरोध हुआ, राजा को घुटने टेकने पड़े और राजा को नेशनल असेंबली द्वारा बनाई गई संविधान को क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, अपनी खुद की पावर को कर्टेल करना पड़ा, लिमिट करनी पड़ी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना। आप लोग रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।